So dear students, welcome again in this lecture room. So as you know that we are discussing this topic ecosystem. तो इकोसिस्टम हमने पहले इस पर 2 लेक्चर दिए हैं। तो इसमें पहले इकोसिस्टम जो है इसकी इंट्रोडक्शन वो मैंने बताया इसमें। उसके बाद डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद साइज़ ऑफ इकोसिस्टम वो मैंने इसमें बताया, साइज़ ऑफ इकोसिस्टम। देन स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम वो मैंने बताया इसमें। एंड देन फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी ये पैरामीटर जो आते हैं इकोसिस्टम में ये हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको याद होगा तो इसमें मैंने बताया इस इकोसिस्टम में जहाँ कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, पॉन्ड हो, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, तो उसमें 4 एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, यानी 4 एक्टिविटीज़ इसमें होते हैं। दे आर नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 one is called as productivity, second is called as decomposition। तो दूसरी एक्टिविटी या फंक्शन इसमें आती है, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, ये डिकम्पोजिशन। थर्ड इज कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। द लास्ट एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन दिस इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड एज मिनरल साइकिलिंग, मिनरल साइकिलिंग। यानी कोई भी इकोसिस्टम हो इसमें ये 4 एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तभी तो एक इकोसिस्टम सस्टेन करेगा। अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी उसमें एब्सेंट हो तो वो इकोसिस्टम फंक्शनल नहीं रहेगा, वो कोलैप्स होगा। तो यही हमने एक एक करके जो एक्टिविटीज़ इकोसिस्टम में होते हैं तो यही हमने एक एक करके एक्सप्लेन करनी है। तो पहले हम यहाँ ले लेंगे प्रोडक्टिविटी। द फर्स्ट एक्टिविटी गोइंग ऑन in an ecosystem that is called as productivity। तो प्रोडक्टिविटी अगर हम ले लेंगे या डिफाइन करेंगे या ये देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर आपको याद होगा मैंने बताया ये जो इकोसिस्टम होता है, इस इकोसिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स BC, अदर इज कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट ABC। यानी इसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं सबस्टेंसेस, वन इज कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स, अदर इज कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स या बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक। तो एबायोटिक अगर आपको याद होगा इसमें मैंने बताया यहाँ पर प्लांट्स आते हैं, नंबर 2 एनिमल्स आते हैं, और नंबर लास्ट दैट इज माइक्रोब्स। यानी ये 3 तरह के कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो इसमें पहला कंपोनेंट जो दैट इज कॉल्ड एज प्लांट्स। तो प्लांट दे प्ले प्राइम रोल इन आवर इकोसिस्टम। तो प्लांट हम कहेंगे इसी पर एक इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन दिस प्लांट्स, बिकॉज यही प्लांट है जिस पर सनलाइट जब पड़ती है या सोलर एनर्जी जब पड़ती है तो वो मान लो यहाँ पर सोलर एनर्जी आ गई या रेडिएंट एनर्जी आ गई, तो वो ये प्लांट इसको ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद वो इसको केमिकल एनर्जी या फूड मटेरियल या ग्लूकोज बनाता है ना, जिसे हम फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट एनर्जी और सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो इसी फोटोसिंथेसिस पर जो है सारी लाइफ डिपेंड करती है ना, क्योंकि फूड मटेरियल हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड मटेरियल से। फूड मटेरियल से कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस से। तो दैट फोटोसिंथेसिस कैरिड बाय प्लांट्स। तो लिहाजा ये प्रोड्यूस कुछ चीज़ करते हैं, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। आप इनको द प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। तो इकोसिस्टम में प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं बिकॉज दे कैरी फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मटेरियल। तो मैंने यहाँ कहा आपको जब आफताब से या सन से सोलर एनर्जी आती है या रेडिएंट एनर्जी आती है तो वहाँ इसका कन्वर्जन होता है, इसका कन्वर्जन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, इसमें यहाँ पर फिनोमेना। तो उसमें ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन आल्सो। तो इस बुनियाद पर जो प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स है इनको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, ट्रांसड्यूसर्स। आप ये देखो सेकंड टर्म में ऑब्जेक्टिव आते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स आल्सो बिकॉज दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी
into another form, that is solar energy or radiant energy into chemical energy. तो यहाँ पर हम देखेंगे ये प्लांट का मेन रोल है, प्रोड्यूसर का मेन रोल है. तो ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर. द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल, है ना. तो ये प्रोसेस जो होती है, मान लो ये हम एक एरिया ले लेंगे, इसमें 15 प्लांट्स है, 20 प्लांट्स है या 100 प्लांट्स है. तो हम देखेंगे ये एरिया जो है, मान लो ये 1 स्क्वायर मीटर है, ये एरिया जो है ये 1 स्क्वायर मीटर है. तो इसमें हम देखेंगे 1 साल में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो होती है, इस फोटोसिंथेसिस से कितना ऑर्गेनिक मैटर बनता है. क्लियर? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोमास. यानी जो फोटोसिंथेसिस होती है, इससे एक पर्टिकुलर एरिया में 1 साल में ऑर्गेनिक मैटर कितना, किस तादाद में या मकदार में प्रोड्यूस होती है, तो उसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी. आप देखो, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, production of organic matter in a particular or given area in 1 year. पर्टिकुलर एरिया और गिवन एरिया इन 1 ईयर, यानी 1 साल में एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ये ऑर्गेनिक मैटर कितना अमाउंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. क्लियर? अगर आपको एग्जाम में आए प्रोडक्टिविटी हाउ इट इज़ डिफाइंड, तो आप ये लिख सकते हैं. तो इस जब ये प्रोडक्शन होती है या प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पर इस प्रोडक्टिविटी को हम क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में. जो प्रोडक्टिविटी है, कितना अमाउंट बनेगा, या पहले मैं बताऊँ आपको, प्रोडक्शन यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं. वन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर यानी फूड मटेरियल, ग्लूकोज या फूड मटेरियल कितना बना, 1 टन, 2 टन, 60 टन एक्स्ट्रा बना. तो सेकंड इज एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ये फूड मटेरियल जो है ये फिर एनिमल के पास आता है, तो एनिमल इसे कंज्यूम करता है ना. तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. तो 2 चीज़ें यहाँ पर है, एक तो ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास प्रोडक्शन एंड गोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. सेकंड थिंग है यहाँ पर एनर्जी फ्लो, दैट आल्सो, क्योंकि इस फूड में क्या है, फूड में है क्या, एक्चुअली इसमें एनर्जी है. तो फूड खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी. सो इस ऑर्गेनिक मैटर को हम ग्राम्स या किलोग्राम्स में मेजर करते हैं ना. अगर कोई हमने नापना हो, वज़न करना हो किसी का, तो ग्राम्स या किलोग्राम्स. छोटा अगर लेने के बाद यूनिट दैट इज़ ग्राम, अगर बड़ा ले लेंगे दैट इज़ किलोग्राम. तो हम कहेंगे द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. आप लिखो, द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम is measured in a unit that is gram per meter per year, per meter square per year. अगर ये ग्राम में होगा, अगर हम किलोग्राम में ले लेंगे तो क्या होगा, kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में. तो ये ऑर्गेनिक मैटर इस यूनिट में हम मेजर करते हैं. सेकंड इज एनर्जी. तो एनर्जी को हम कैलोरी या किलो कैलोरी के यूनिट में मेजर करते हैं. ठीक है, एनर्जी जो है इसको हम, इसके लिए यूनिट जो है कैलोरीज और किलो कैलोरी. छोटा यूनिट क्या है, कैलोरी. बड़ा यूनिट क्या है, किलो कैलोरी. मान लो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, एक पर्टिकुलर एरिया में 1 साल में कितनी एनर्जी फ्लो हुई या बनी. सो इसको हम मेजर करते हैं कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो ये रहा वेट, है ना, क्योंकि जब वज़न निकालते हैं दैट इज वेट. तो ये वेट का यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है. इस तरह हम 2 पैरामीटर जो एक इकोसिस्टम में फ्लो होते हैं, दैट इज फूड मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मैटर आर, या सेकंड इज एनर्जी. तो इनके लिए ये 2 यूनिट्स है. क्लियर? तो ये प्रोडक्टिविटी जो है, इस प्रोडक्टिविटी को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. Productivity is classified into 2 types. One is called as
ग्रास प्रोडक्टिविटी जीपी जिसे हम कहते हैं, ग्रास प्रोडक्टिविटी जिसे हम जीपी कहते हैं। सेकंड इज कॉल्ड एज नेट प्रोडक्टिविटी जिसे हम एनपी कहते हैं। मान लो आपने एक दिन में 500 रुपये कमाए, तो इसमें से आपको 200 खर्च हुए, तो ग्रास इनकम क्या है आपकी 500, लेकिन 200 तो क्या है इसमें माइनस होंगे, तो नेट क्या आएगा 300। इसी तरह यहाँ भी जो प्लांट्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पर मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, इसने ऑर्गेनिक मैटर OM बनाया, ऑर्गेनिक मैटर बनाया, मान लो 100 kg, ठीक। जब उसने 100 kg ऑर्गेनिक मैटर बनाया, तो उसके बाद ये इसमें से कुछ अमाउंट अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल करेगा, है ना, कुछ रेस्पायरेशन की वजह से कंज्यूम होगा। आपको समझ में आता है, जब एक प्लांट हम इसको कल्टीवेट करते हैं या सीड को सो करते हैं, उसके बाद सीड प्लांट बनता है, बड़ा ट्री बनता है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनती है या फूड मटेरियल बनता है, तो इस फूड मटेरियल से ये प्लांट अपनी बॉडी बनाता है, तो ये यूटिलाइजेशन हुई। सेकंड, रेस्पिरेशन करता है, तो उससे भी फूड मटेरियल कंज्यूम हुआ, तो उसके बाद जो इसे बचता है वो इसको स्टोर करता है। क्लियर? तो जो इसने टोटल अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर बनाया, जो इसने क्या टोटल ऑर्गेनिक मैटर या टोटल बायोमास है, टोटल एनर्जी यहाँ पर बनी, दैट इज कॉल्ड एज ग्रास प्रोडक्टिविटी। उसे हम कहते हैं ग्रास प्रोडक्ट। क्योंकि ये किसने बनाया? प्रोड्यूसर ने। पहले यहाँ अगर देखेंगे फूड चेन आपने देखा होगा, यहाँ पर प्लांट्स आते हैं पहले, है ना, इसके बाद क्या आते हैं एनिमल्स, उसके बाद माइक्रोब्स। तो फर्स्ट लेवल प्लांट ने जितना भी टोटल ऑर्गेनिक मैटर बनाया, जितना भी फूड प्रोड्यूस किया टोटल, दैट इज कॉल्ड एज ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आप लिखो, पहले लिखिए ग्रास प्रोडक्टिविटी, द टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय producers constitutes gross productivity. The producer then consumes some amount of organic matter during respiration. The rest amount constitutes net productivity, है ना। पहले क्या आएगा? ग्रास प्रोडक्टिविटी, तो इसमें जो कंज्यूम होगा वो माइनस होगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ चूंकि पहले लेवल पर प्लांट्स आते हैं, तो प्लांट जो ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रास, आप लिखो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं GPP, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड द ऑर्गेनिक टोटल ऑर्गेनिक मैटर produced by producers is called as gross primary productivity. तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रास प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP। तो इसके बाद यहाँ पर रेस्पिरेशन होगी, तो रेस्पिरेशन की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल जो है वो कंज्यूम होगा, तो वो इसमें से माइनस करेंगे, यानी GPP माइनस R विल गिव अस NPP। ये देखो GPP यानी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से हम माइनस R करेंगे, R जितना अमाउंट कंज्यूम हुआ वो निकालेंगे यहाँ से, तो बाकी जो हमारे पास बचा दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर द कंजप्शन ऑफ सम फूड मटेरियल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो कभी कभी एग्जाम में आता है हाउ यू कैन कैलकुलेट ग्रास या नेट प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ले लेंगे हम NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सो दैट कम्स इक्वल टू GPP माइनस R। ये आपको फार्मूला, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू GPP माइनस R। कभी कभी आता है, अगर मान लो आपके पास ग्रास प्रोडक्टिविटी इज 100 kg, बोर्ड की तरफ पहले देखो, प्लांट प्रोड्यूसर्स ने कितना अमाउंट बनाया? 100 kg प्रोडक्टिविटी बनाया, 100 kg। तो उसमें इसने 80 kg कंज्यूम किया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
अब आपको नेट प्रोडक्टिविटी निकालनी है, क्या करोगे? नेट प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। जीपीपी कितना है? 100, तो आर कितना है? 80, सो 80 माइनस 100 विल बी इक्वल टू 20, सो 20 kg विल बी आवर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा प्लांट्स आते हैं, तो प्लांट्स के लिए हम कहेंगे प्राइमरी या प्रोड्यूसर्स ले लेंगे यहाँ प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स के लिए लिखते हैं हम ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसके बाद यहाँ पर आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, तो यहाँ से जो नेट प्रोडक्टिविटी चली गई किसमें? कंज्यूमर्स में। मतलब प्लांट ने फ्रूट बनाया, ये फ्रूट किसने खाया? ह्यूमन बीइंग ने खाया, तो ह्यूमन बीइंग के पास भी ऑर्गेनिक मैटर आ गया है ना। तो इस ऑर्गेनिक मैटर से हम अपनी बॉडी बनाएंगे, तो इससे बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर रेस्पिरेशन भी होगी। तो हमारे बॉडी में अब जितना हम कंटेंट बनाए, बॉडी बनाएंगे, प्रोटीन डेवलप करेंगे या बाकी, दैट इज कॉल्ड एज ग्रास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आप ये देखो ग्रास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जीएसपी। जीएसपी ग्रास सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स फॉर प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी फॉर कंज्यूमर्स। उसके बाद कंज्यूमर जो है वो नेट प्रोडक्ट किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रोड्यूसर्स की। वो अपनी बॉडी बनाएंगे, तो उस वक्त भी रेस्पिरेशन यहाँ होगी, है ना, उस वक्त भी रेस्पिरेशन यहाँ होगी। तो इसको हम कहेंगे ग्रास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या जीएसपी। तो ये रेस्पिरेशन का अमाउंट जो है निकालेंगे यहाँ से, तो नेट एसपी क्या आएगा? जीएसपी माइनस आर, है ना। अभी देखो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये हम निकालेंगे इसकी फार्मूला। तो इसमें जो ग्रास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है इसको माइनस क्या करेंगे? आर, रेस्पिरेशन का वैल्यू। सो दिस विल गिव आवर नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो आप देखते हैं ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन a number of factors। आप को the productivity of an ecosystem depends on various factors, depends on various factors। तो पहले यहाँ आता है composition of ecosystem। फर्स्ट फैक्टर, ये देखो आप ये एग्जाम में आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द डिपेंडेंस आर ऑन विच गवर्न्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑन विच प्रोडक्टिविटी डिपेंडेंस। तो पहले क्या आता है? कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में कंपोजिशन क्या है? क्या इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है? क्या उनका साइज ठीक है? क्या वो फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहे हैं कि नहीं? सो फर्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम। सेकंड फोटोसिंथेटिक कैरिंग एबिलिटी। आप लिखो फोटो सिंथेटिक कैरिंग एबिलिटी। क्योंकि कुछ प्लांट्स मतलब C4 प्लांट्स वहाँ पर बहुत ऑर्गेनिक मैटर बनता है, C3 में कम मैटर बनता है। सो कुछ प्लांट्स वो अच्छी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ क्या बनेगा? हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कुछ प्लांट्स अगर उनमें फोटोसिंथेसिस कम होगी तो वो कम ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, तो इसको हम कहेंगे उनमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी जो है या ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, प्रोडक्ट विल बी मोर। अगर कम होगा तो प्रोडक्ट विल बी लो। थर्ड पॉइंट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो क्लाइमेट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मान लो डेजर्ट हम ले लेंगे, दैट इज एन इकोसिस्टम, है ना। हम यहाँ लेंगे डेजर्ट, तो डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है। और यहाँ पर रखेंगे रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ ले लेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट TRF। तो यहाँ पर रखेंगे डेजर्ट। आपके ख्याल में जो प्रोडक्टिविटी इसमें ज़्यादा होगी डेजर्ट में कि इसमें? किस में होगी? TRF में कि डेजर्ट में? किस में? ज़ोर से बोलो। TR। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है, बारिश भी अच्छी खासी होगी, इसमें टेम्परेचर भी अच्छा खासा होगा, तो प्रोडक्ट विल बी मोर। यहाँ पर देखिए रेनफॉल इज़ वेरी लो, नेग्लिजिबल, तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो ये क्लाइमेटिक कंडीशन आल्सो रोल प्ले करता है। सेकंड, हम देखते हैं जो लैंड है या अर्थ, हम अर्थ ले लेंगे टोटल, तो अर्थ में 70% क्या है? एक्वेटिक कंडीशन, है ना, वाटर है। ओनली 30% लैंड है।
तो आपके ख्याल में या हमारे ख्याल में हम देखते हैं कि जो ओशंस हैं, ओशन में बड़े से बड़े जानवर होते हैं ना, तो देयर शुड बी मोर एंड मोर फोटोसिंथेसिस, है ना। मतलब जहाँ पर बहुत लाइफ ज़्यादा हो या जहाँ पर लाइफ के साइज़ के एतबार से बहुत बड़े होंगे, सो देयर शुड बी दिस हाई फोटोसिंथेटिक रेट। मगर ये इसमें क्या होगा, यहाँ पर कम, लैंड तो ये कम ही है 30%, तो यहाँ पर कम होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये देखा गया जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस से टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होता है फॉर ईयर, आप ये देखो, इन 1 ईयर द टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन होल बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मीन्स इट इंक्लूड्स होल वर्ल्ड, इसमें वाटर भी आएगा, लैंड भी आएगा, वट एवर, इसमें सारा कुछ आएगा, हर का इकोसिस्टम इसमें आएगा। तो इस बायोस्फीयर में ये देखा गया पर ईयर जो अमाउंट बनता है दैट इज इक्वल टू 170 बिलियन टन्स इन द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन होल बायोस्फीयर पर ईयर इज इक्वल टू 170 बिलियन टन्स। तो हमारे ख्याल में ओशंस ज़्यादा, इसमें ज़्यादा अमाउंट बनना चाहिए ना, क्योंकि एरिया के एतबार से। लेकिन ये देखा गया ओशंस ओनली प्रोड्यूस 55 बिलियन टन्स, ओशंस ओनली प्रोड्यूस 55 बिलियन टन्स जस्ट इज प्रोड्यूस बाय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। क्लियर। तो ये कभी कभी आपको एग्जाम में आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ये क्या होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, या टाइप्स क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रास प्रोडक्टिविटी। सो सेकंड फैक्टर जो है इसका दैट इज डिकम्पोजिशन। सेकंड फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। ये क्लियर हुआ आपको, प्रोडक्टिविटी आपको समझ में आ गया। फिर से मत कहूँ, कोई क्वेश्चन मत इसमें। आप क्या सेकंड जो एक्टिविटी इनमें होती है क्या है, डिकम्पोजिशन। आपने देखा होगा जो अर्थवर्म है, देखिए, हाँ, अर्थवर्म, इसको फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। एंड द अर्थवर्म इज कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों? इट कैरीज 2 एक्टिविटीज। ये जो अर्थवर्म है इट कैरीज 2 एक्टिविटीज। नंबर 1, इट काजेज ब्रेक डाउन ऑफ larger organic matter into smaller ones. The breakdown of organic matter. Number 1. Number 2, it makes soil porous. Porous. तो जब सॉइल पोरस बनेगी, इसमें एरिएशन अच्छी होगी, तो प्रोडक्टिविटी मोर। सो इसीलिए इसको फ्रेंड ऑफ फादर कहा गया। तो यहाँ पर कुछ और ऑर्गेनिज्म्स है इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया एंड फंजी। दे आल्सो कैरी दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ये भी ये फंक्शन कैरी करते हैं, ठीक है। यानी बैक्टीरिया एंड फंजी दे आल्सो कैरी ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। यहाँ पर हमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर या डेड ऑर्गेनिक मैटर हम कहेंगे। तो जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, पहले मैं ये बताऊं, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट, ट्विग्स ऑफ प्लांट, ब्रांच, है ना, ऑफ प्लांट। जब प्लांट से लीफ गिरता है या कोई ब्रांच गिरती है या कोई पार्ट गिरता है तो वो कहाँ आता है, सॉइल पर आता है, ज़मीन पर आता है। सेकंड, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। तो कभी कभी एनिमल के पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेंगे, कोई इंसेक्ट मर गया, ये कहाँ पर आएगा, सॉइल पर आएगा। या एनिमल का फीकल मैटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डेड ऑर्गेनिक मैटर, फीकल मैटर। तो यहाँ पर जब ये सॉइल पर पड़ते हैं तो अब ये डेड हो गए, है ना, अब तो ये जिंदा नहीं है, लाइव नहीं है, इनको हम क्या कहते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर। दिस इज कॉल्ड एज डिट्रिटस मटीरियल। आप ये देखो, डिट्रिटस मटीरियल। कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन डिट्रिटस मैटर। सो डिट्रिटस मैटर इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिक मैटर। इट मे इंक्लूड लीव्स, twigs, branches or parts of a plant.
इट में इंक्लूड पार्ट्स ऑफ एन एनिमल्स, इट में इंक्लूड फीकल मैटर ऑफ एनिमल्स। सो इसे हम क्या कहते हैं? डिट्रिटस मैटर, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर या जिसे हम डिट्रिटस मटेरियल कहते हैं, तो इस पर क्या होगा? आप यहाँ पर मान लो अर्थवर्म आएगी, यहाँ पर बैक्टीरिया आएंगे, यहाँ पर फंजे आएंगे, तो ये इस पर अटैक करेंगे, ये इस पर अटैक करेंगे। अटैक क्या करेंगे? ये इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जो डिट्रिटस मटेरियल है या डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जब इस पर बैक्टीरिया, फंजे एंड अदर माइक्रोब्स एज वेल एज दिस अर्थवर्म अटैक करेंगे, तो यहाँ पर ये इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू इनऑर्गेनिक मैटर, या इनऑर्गेनिक मैटर लिखो, या इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स। सो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी जो प्रोसेस यहाँ पर हुई, यानी द प्रोसेस, आप ये लिखो, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर or detritus matter, which involves breakdown of dead organic matter or detritus matter by decomposers. By decomposers, इसमें क्या आएंगे? बैक्टीरिया, फंजे, अर्थवर्म, and convert it into inorganic matter. This process is called as another process which involves breakdown of detritus matter by decomposers into inorganic matter. So this process is called as decomposition. Clear? अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा what is decomposition लिख सकते हैं? Yes, sir. तो decomposition it is carried by microbes. So microbes को कहते हैं decomposers. उनको हम decomposers कहते हैं। Now there are, आप लिखो, steps. ये जो decomposition होती है, it is carried by, so आप लिखो आप steps of decomposition। जो decomposition होती है, ये steps, या आप लिखो steps for decomposition। It includes number 1 fragmentation, number 2 leaching, number 3 catabolism, number 4 humidification, next is mineralization. So these are 5 steps. ये 5 steps है जो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन होती है। क्या क्या? फ्रैगमेंटेशन, सेकंड लीचिंग, थर्ड कैटाबॉलिज्म, फोर्थ इज ह्यूमिडिफिकेशन, देन मिनरलाइजेशन। तो इनको हम कल लेक्चर में, क्योंकि टाइम ओवर हुआ, तो कल के लेक्चर में इनको हम एक्सप्लेन करेंगे और ये डिकम्पोजिशन भी कंप्लीट कल करेंगे। सो एनी क्वेश्चन? सो थैंक यू।